राम राम। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित थराद विस्तार के विधायक और गुजरात प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय नेता, जिन्होंने कृषि और किसान दूध की क्रांति करके बनास डेयरी के द्वारा इस विस्तार के लोगों के सामर्थ्य को बढ़ाने का बहुत बड़ा अभियान चलाया हुआ है, ऐसे आदरणीय शंकर भाई चौधरी जी, गुजरात विद्यापीठ, जिसके सौजन्य से आज 1800 छात्र छात्राएं गुजरात के 18,000 गामड़ा में जाएंगे और उन 1800 बेटे बेटियों को पिछले 5-6 दिन तक गुजरात विद्यापीठ में प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग दी गई है और वो लगभग सभी खेडूत के बेटे बेटियां उन ग्राम जीवन यात्रा, जो खेडूत भाइयों की सुख समृद्धि के लिए प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देते हुए प्रारंभ हो रही है, ऐसे डॉक्टर हर्षद भाई पटेल और उनकी पूरी टीम यहाँ आई है और छात्र छात्राएं भी आए हैं। उन सब का भी मैं अभिनंदन, स्वागत और बधाई देता हूं। हमारे बीच इकाई परिवार के रूप में तभी जुड़ती जब सबका प्यार हो, प्रेम हो, मोहब्बत हो, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हो। तो ऐसा बहुत सुंदर वातावरण गुजरात की इस पावन धरती पे आज इस लुणान गांव में मैं देख रहा हूं। बहुत बड़ी संख्या में मेरे खेडूत भाई यहाँ पर आए, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं। मैं विशेष रूप से, क्योंकि मैं गांव में पैदा हुआ हूं, मैं शहर का आदमी नहीं हूं, आपके बीच में आकर मुझे अपनापन लगता है और मुझे इतनी खुशी होती है कि आज मैं कई दिन के बाद अपने परिवारजनों के बीच में आया। मुझे इस बात का पता है, मेरी माँ, मेरी बहनें किस प्रकार से पशुपालन में हमारा सहयोग करती थी, खेती बाड़ी में करती थी और जितनी तपस्या गांव की माँ बहन करती, इतना पुरुष नहीं करते। वो हमारे रसोड़ा की भी चिंता करती है, पशुपालन की भी चिंता करती है, बच्चों को पालने पोषने का भी काम करती है और खेत में भी मदद करती है। तो यहीं से बात शुरू मैं करता हूं। आप सबसे मेरा आग्रह है, जिस समाज में, जिन परिवारों में मातृशक्ति की पूजा होती है, देवियों का सम्मान होता है, महिलाओं की इज्जत होती है, वहां देवता वास करते हैं। और जिन घरों में दुख के कारण नारी के आंसू बहते हैं, वहां सब धर्म कर्म समाप्त हो जाते हैं। उन घरों में अशांति होती है, दुख होता है। इसलिए मेरी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं, श्रद्धा पूर्वक उनका अभिवादन करता हूं। बहुत खुशी मुझे हुई, ऐसा लुणान गांव पहली बार गुजरात के बहुत गामड़ा में मैं गया, लेकिन इतना साफ सुथरा, इतना व्यवस्थित और इतना गगनचुंबी ध्वजारोहण इस गांव के युवान आप सब ने किया, सबका सहयोग मिला।
को, जिन्होंने इस राष्ट्रीय ध्वज को गांव की धरती पर लहराया है, उन सब का अभिनंदन, बधाई और साधुवाद देता हूं। आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, कितनी विवेक बुद्धि के लोग हैं कि जो गांव में रहकर शहरों से ज्यादा मजे लेते हैं। सारा सुख यहाँ मिलता है, यहाँ की हवा पवित्र है। यहाँ पर चारों तरफ मैंने देखा, शंकर भाई चौधरी को भी मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने पूरे विस्तार क्षेत्र में जितनी भी पंचायत की धरती थी या गोचरान की भूमि खाली पड़ी है, जंगल पड़े हैं, धूल उड़ती है, वहां आपने वृक्षारोपण का अभियान चलवाया। और ये पेड़ जब बड़े होंगे तो इससे वातावरण भी शुद्ध होगा, पर्यावरण बचेगा। इंद्र देवता प्रसन्न होते वृक्षों से तो समय पर वर्षा भी होगी। मुझे आपने बताया इस विस्तार क्षेत्र में 500 फीट गहरा पानी है धरती में। जब आप पेड़ लगाएंगे, वर्षा होगी तो धरती का पानी अपने आप ऊपर आएगा और ये जो उसका TDS है, ये सुधर करके पीने लायक, खेती के लायक बन जाएगा। ये बहुत पवित्र मिशन है। वृक्षारोपण 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर पुण्य का कार्य शास्त्र में लिखा है, एक पेड़ को लगाना। आप अन्य गांव के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसके लिए पूरे ग्रामवासियों को, यहाँ के सरपंच को, पूर्व सरपंच को, सभी लोगों को जो इतना परिवार की तरह मिल के रहते हैं, सारे गांव के कल्याण की सोचते हैं। और इसी का कारण है, आपके इस सोच का ही कारण है कि आपके गांव में इतनी समृद्धि है, विकास और उन्नति है। भगवान से कामना है आप सब और फलते फूलते रहें, खूब सुखी हो, ऐसी हमारी कामना है। भाई गाड़ी में मैं बचपन में रोज ही बैठता था, रोजाना खेत में जाते थे, उसको बैलों को जोड़ करके जाते थे, शाम को उनका चारा काट के उस गाड़ी में भर के घर लाते थे और हाथ से टोका मशीन थी उससे काटते थे। और आप मेरे को केवल गवर्नर नहीं, मैं पहले खेडू को, बाद में गवर्नर हूं। ये तो गायों का, भैंसों का दूध निकालना था। आपको जानकर खुशी होगी, हमारे करनाल में भारत का बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, डेयरी फार्म, NDRI को बोलते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर। तो वहां पर पशुओं का मेला लगता था, बहुत क्वालिटी के पशु उसमें आते थे, दुधारू, और सुंदरता के लिए भी कंपटीशन होता था। तो उसमें एक कंपटीशन होता था दूध निकालने का, तो मैं दूध निकालने में उस कंपटीशन में फर्स्ट आया था। तो अब तो पक्का पता लग गया होगा ना मैं खेडूत हूं। और जो हल मैंने आज कंधे पे लिया था, 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ता था तब मैं हल चलाता था। इतना शौक था मेरे को हल चलाने का। तो मैं जो बात आपके बीच में करूंगा, मेरी बात समझ में आ रही है सबकी? धन्यवाद। मैं अपने उस 200 एकड़ के खेत में यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड ये डालता था, सब रासायनिक खेती में करता था। लेकिन मेरा एक खेत का कर्मचारी स्प्रे करते हुए एक दिन बेहोश होकर गिर पड़ा और वो मर जाता यदि हम संभालते नहीं। 3 दिन हॉस्पिटल में रख करके मुश्किल जान बची। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि इस कर्मचारी ने जो दवाई छिड़क रहा था, न तो इसने दवाई को खाया ना पिया, और ये सूंघने मात्र से बेहोश हो गया, मर जाता।
और सैकड़ों लोग इस देश में प्रतिवर्ष मरते केवल दवाई छिड़कते हुए। तो मैंने विचार किया, मेरे पास 1,500 बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं 19 प्रांतों के, एक एक दो दो बच्चा है, वो मेरे को सौंपा हुआ, और मैं इन बच्चों को वो खिलाता हूं जिसमें सीधा यूरिया डालता हूं, डीएपी डालता हूं, कीटनाशक डालता हूं, जंतुनाशक डालता हूं। वो सूंघने मात्र से बेहोश हो गया, मैं बच्चों को खिला रहा हूं साग भाजी, अनाज, फल खेतों के, तो ये जहर मैं बच्चों को खिलाता हूं। अब ये पाप मैं नहीं करूंगा। और वहां से मैंने अपने खेतों में रासायनिक जहर डालना बंद किया। तो मैंने जैविक खेती की, जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं। 5 एकड़ में शुरू की मैंने। पहले साल मेरे को कुछ नहीं मिला, दूसरे साल मेरे को 50-60% मिला, तीसरे साल मेरे को 80% मिला। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि तेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस खेडूत के पास कुल 2-4 एकड़ ही जमीन है, और वो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को करेगा तो उसका परिवार तो भूखा मरेगा। 3 साल से मैं करता हूं, कुछ मिल नहीं रहा, ना मेरी मेहनत कम हुई, न मेरी लागत कम हुई, खर्चा कम हुआ, ना मेरा उत्पादन पूरा मिला। तो मैंने जिस डॉक्टर हरिओम से ट्रेनिंग दिलवाई थी अपने लोगों को, खुद भी ली थी जैविक खेती की, मैं दोबारा उसके पास गया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप वाली खेती 3 साल से मैं करता हूं, बचत तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि हमें तो इसी का पता है, जो रसायन से हटके खेती है ये जैविक खेती ही है। तो मैंने कहा, इसमें तो कुछ नहीं बचता, खेती में क्या बचेगा, यदि बचता तो इसको लोग अब तक अपना ही न लेते। इसमें लिखा था वैज्ञानिकों ने जैविक खेती के बारे में कि भाई इस देश के लोगों का पेट भरने में 2 फसल योगदान करती, 2 अनाज, एक चावल और एक गेहूं। और इन दोनों फसलों को यदि भरपूर लेना है खेत में, तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन डालना पड़ेगा, 60 किलो नाइट्रोजन। अब यदि रासायनिक खेती करते हो तो आप क्या करोगे, बाजार में जाओगे, यूरिया डीएपी खरीदो, 1-1.5 महीना के अंदर से डाल दो, 60 किलो तो पूरा हो जाएगा और पैदावार भी पूरी हो जाएगी। यह है रासायनिक खेती। लेकिन जैविक खेती में नाइट्रोजन कहां से आएगा? ध्यान से सुनो, गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। और हमने कितना चाहिए बोलो? अब मेरी क्लास में बोलना है, संवाद भाषण नहीं है, चुपचाप नहीं बैठना। चुपचाप बैठोगे तो मैं समझूंगा कमजोर विद्यार्थी है, और बोलोगे, बातचीत करोगे तो समझूंगा बहुत समझदार खेडूत है। गेहूं चावल की 1 एकड़ में भरपूर फसल लेनी है तो कितना नाइट्रोजन चाहिए? 60 किलो। बड़े समझदार लोग हैं। अब गोबर की खाद जो है, जो आप खेतों में गोबर ट्रॉली भर भर के डालते हो गाड़ियों, 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन। इसका मतलब 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन पूरा होगा। अब आज इतना पशुधन कहां बचा कि देश के सारी धरती पे हर एकड़ में 300 क्विंटल गोबर पड़े? इतना हमारे पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इतना गोबर की खाद डाली भी जाए तो कितना पशु चाहिए? 30।
अब आप सबसे पूछता हूं खेडूत भाई, एकड़ एक, पशु 30, किसान उस एकड़ में परिवार पालेगा, 30 पशु पालेगा। इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। समझ में आ गई बात? ये जैविक खेती जो है, इसमें खर्चा कम नहीं होगा, पैदावार पूरी नहीं मिलेगी। इसीलिए 30-40 सालों से भारत सरकार और प्रदेश सरकार जैविक खेती का प्रचार करती, लोग इसे नहीं अपनाते। ये मॉडल नहीं बन पाया। आप भी इसलिए डरते हो, ईमानदारी से बताना ही बात है, आप इसीलिए नहीं खेती करते प्राकृतिक, आपके दिमाग में बैठा दिया कि इससे पैदावार घट जाएगी। हाँ है ना? यही है ना कारण? तो मैं यही बात आपके बीच में कर रहा हूं कि जैविक खेती से पैदावार घटती है, प्राकृतिक खेती से नहीं घटेगी। ये प्राकृतिक खेती क्या खेडूत भाइयों, इसको सुनो ध्यान से। प्राकृतिक खेती सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। इसमें भारी भरकम गोबर की खाद नहीं डालनी खेतों में, यूरिया डीएपी की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं अपने 200 एकड़ में खेती करता हूं, मेरी पैदावार रासायनिक करने वालों से ज्यादा होती है, ज्यादा। और मेरा अभी ये डांगर धान चावल का खेत था, अभी कट रहा आज भी, और पिछले 15 दिन से कटा, 120 एकड़ में था। तो मेरा डांगर 1 एकड़ में 32 क्विंटल निकला, 32 क्विंटल प्रति एकड़। अब बताओ, आपने कोई ऐसा आदमी है तो गुजरात का बताए, मेरा डांगर 1 एकड़ में 32 क्विंटल निकला। और मजे की बात, जो मेरे पड़ोस में रासायनिक करते थे यूरिया डीएपी की, उनका 1 एकड़ में खर्चा आया 18 से 20 हजार रुपए, और मेरा खर्चा आया 1 एकड़ में 2000 रुपए। समझ में आई बात? उसका 18-20 हजार, मेरा कुल 2000। 2000 किसमें आया? वो लेबर में, छिड़काव करना डालना उसमें केवल। उन्होंने पानी प्रयोग किया 100%, मैंने किया 50%। प्राकृतिक खेती में आधा पानी लगेगा, आधा पानी बचना शुरू हो जाएगा। और अगली बात, मैं जो खेती करता हूं, मेरी धरती उपजाऊ बन रही है, सोना बन रही है, और रासायनिक वाले की खेती बंजर बन रही है। रासायनिक खेती वाला जो चावल गेहूं अनाज पैदा करेगा, वो लोग खाएंगे तो कैंसर होगा, बीमारियां होंगी। और मेरा चावल गेहूं जो खाएगा वो पहलवान बनकर ओलंपिक में जाएगा। इसका मतलब इसमें बस एक ही काम करना, इसको ईमानदारी से करना। मेरे को बहुत खुशी हुई, शंकर भाई चौधरी ने आपका हाथ खड़ा किया, देसी गौ माता की उनके घर में आप सबने हाथ खड़ा किया। आपके लिए तो प्राकृतिक खेती करना मुश्किल है ही नहीं। इस खेती में केवल गाय की जरूरत है, और वो भी देसी गाय। और ध्यान करो खेडूत भाई, मैं बधाई देता हूं अपने शंकर भाई चौधरी को, जिन्होंने यहाँ दुग्ध क्रांति करके बना डेयरी के माध्यम से इस प्रदेश के और इलाके के लोगों को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे पास इस समय 450 गाय टोटल पशु है मेरे पास, लेकिन छोटे बड़े सब मिलाकर के, और 20 क्विंटल दूध प्रतिदिन में पैदा करता हूं। 20 क्विंटल एक दिन में होता है। मेरे पास एक भी गाय देसी भी, जो देसी है ना नस्ल की, कौन कौन सी? साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, ये 6 नस्लें हैं मेरे पास गायों की। उन 6 नस्लों में मेरी एक भी गाय 12 लीटर से नीचे दूध नहीं देती, और देसी गाय 22 लीटर तक प्रतिदिन दूध देती मेरी गाय, 22 लीटर।
तो जो गाय 12 से 22 के बीच में दूध देगी, मुझे पता वो घाटे का सौदा नहीं है। जो इससे नीचे देगी वो घाटा करेगी। तो शंकर भाई चौधरी और प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा एक अभियान गुजरात में चला, जो देश का पहला राज्य मैं समझता हूं कि जिसने सेक्स सॉर्टेड सीमन, ऐसे सीमन अब आ गए हैं गुजरात में, तैयार किए हैं आपने बनास डेयरी के द्वारा भी, और प्रदेश सरकार ने जो सीमन गाय को लगाएंगे गर्भित करने के लिए, वो विदेश से 2000 रुपए में मिलता था एक सीमन, 2000 रुपए में। लेकिन हमारा प्रदेश सरकार ने बनास डेयरी और हमारे शंकर भाई चौधरी के नेतृत्व में जो अभियान चला, वो सीमन 700 रुपए में तैयार होता, 2000 से 700 रुपए में आ गए। लेकिन गुजरात सरकार ने बहुत बड़ा खेडूत के लिए भले का काम किया। आपके लिए वो सीमन कुल 50 रुपए में मिल रहा, केवल 50 रुपए। अब इससे होगा क्या, ये आप सब ने शायद नहीं पता हो, इसका सब ने प्रचार करना। इस समय हमें बछड़ों की जरूरत नहीं है, आया ना? कौन कौन हल से खेती करता? कोई भी नहीं, सब ट्रैक्टर से खेती करते हैं। अब ये जो बछड़े पैदा होते हैं, ये बेचारे घूम गिर करके सब कत्ल खाने में जाते हैं, सड़कों पे घूमते एक्सीडेंट करते, आप भी मरते, लोगों को मारते, आपकी खेती बाड़ी को बर्बाद करते। तो अब इनकी जरूरत नहीं है। अब ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमन जो 50 रुपए में सरकार दे रही है, ये जिस गाय को इससे गर्भित करेंगे वो बछड़ी ही देगी, बछड़े नहीं होंगे। और इसका प्रमाण मैं हूं आपके बीच। मैंने पिछले 1.5 साल में अपने यहां 100 गायों को मैंने सेक्स सॉर्टेड सीमन लगवाया, 100 गायों को। 100 में से मेरी 92 गायों ने बछड़ियां दी, सब गायों ने बछड़ियां दी। तो क्योंकि जो सांड का सीमन है वो बहुत हाई ज्यादा दूध देने वाली का लिया जाता, और उससे हमारी ये नस्लें बढ़िया बनेंगी, दुधारू बनेंगी। मुझे प्रसन्नता है कि इस थराद इलाके में शंकर भाई जी ने बताया सबसे ज्यादा गौशालाएं प्रदेश। आपको मैं बधाई देता हूं, आप गौ माता के सेवक हैं और इतनी गौशालाएं आपने बनाई। पर मैं ये बात कहना चाहता हूं मेरे भाई, गौशालाओं से गाय की रक्षा नहीं हो सकती। वो तो बाड़े हैं गौओं को रोकने के, चारा दे दिया, बांध दी, छोड़ दी। मैं ये नहीं चाहता कि गौशाला में गाय रहे। गाय किसान के खूंटे पे जानी चाहिए, गाय किसान के खूंटे पे बंधेगी तो गाय का पालन होगा और तभी गाय का समर्थन होगा। अब गाय किसान के खूंटे पे कब जाएगी? जब वो लाभकारी होगी, जब आपको कमा के देगी। आज तो घर में जो बेटा बेटी नहीं कमाते, लोग उनसे नफरत करते हैं। आज तो आर्थिक युग है, पैसा जहां से मिलेगा, लाभ मिलेगा, उसको पालेंगे। अब बोलना आपने मेरे पीछे, जो गाय खाए 100 रुपए का और दे 50 रुपए का, कितने दिन पालोगे? नहीं पालोगे ना। और जो गाय खाए 50 रुपए का और दे 100-150 रुपए का, उसे पालोगे कि नहीं पालोगे? तो ये गौशाला में कौन सी गाय भेजते हो आप जो दूध नहीं देती, जो आपको लाभ नहीं देती, उनको गौशाला भेज देते हो। ये अच्छा करते हो कि गौशाला में सेवा तो करते हो, ये अच्छी बात है। जब से हमने जन्म लिया और जब तक धरती पे रहेंगे तब तक घास फूस खाएगी, अमृत तुल्य दूध पिलाती रहेगी, वो है मां।
इसलिए उसको माता आजीवन दूध पिलाती है। लेकिन हम गाय को मां कहते हैं और आज उसका निरादर भी बहुत हो रहा है। सड़कों पे घूमती, धक्के खाती, एक्सीडेंट होते हैं। अब ये समस्या इसलिए कि हम किसानों ने गो पालन की विधि को सही नहीं अपनाया। हमने नस्लें खराब कर दी और जो हमारी गौएं कभी 18-20 किलो दूध किसी काल में देती थी, आज वो 2, 4, 5 किलो पे आके खड़ी हो। ये सब नस्ल खराब की है और अब इस नस्ल सुधार का अभियान बना डेयरी के माध्यम से, हमारी अमूल के माध्यम से, प्रदेश सरकार के द्वारा इसको चलाना। और आप सब खेडूत से मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे अपनी गायों को सेक्स सॉर्टेड सीमन जो 50 रुपए में मिलता वो लगवाओ। उससे जो बछड़ी आएगी, आपकी गाय यदि 8 किलो दूध प्रतिदिन देती है तो बछड़ी 10-12 किलो दूध देगी और उस बछड़ी को फिर लगवाओगे तो 14-15 किलो दूध पे जाएगी और फिर उसको लगाओगे तो फिर वो आगे 20 किलो तक जाएगा। ये है नस्ल बनाने के तरीके। और हम आपस में सांप बदल करके उनका सिस्टम करते, जैसे गोत्र छोड़ करके हम विवाह करते हैं आपस में गोत्र छोड़ के, वही नियम पशुओं में काम करता है गोत्र छोड़ करके। ये परंपरा बड़ी वैज्ञानिक है, इसको अपनाओ। इससे आपका दूध बढ़ेगा, डेयरियों में जाएगा, बच्चे पिएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी खुशहाली बढ़ेगी। तो आप 50 लीटर, और मेरे पास ऐसी 30 गायें हैं जो 40 लीटर प्रतिदिन दूध देती है और एक भी गाय क्रॉस ब्रीड में मेरी 25-30 लीटर से दूध कम नहीं देती। ये ब्रीड मैंने बनाई। लेकिन ऑस्ट्रेलियन फ्रीजर जर्सी गाय का दूध रिसर्च हुई है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसका गोबर गोमूत्र खेत के काम का नहीं है। ये मैंने रिसर्च कराई लेबोरेटरी में। देसी गाय के 1 ग्राम गोबर, जो कांकरेज गिर गाय है आपकी, उसके 1 ग्राम छान में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु है। 300 से 500 करोड़। और हॉस्टल फ्रीजर जर्सी गाय में 74-75 लाख सूक्ष्म जीवाणु। इतना गैप है। और देसी गाय का गोमूत्र खनिजों का भंडार है। फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सब कुछ उसमें है। लेकिन अंग्रेजी गाय में वो गुणवत्ता नहीं पाई। इसलिए मैं अंग्रेजी घटा रहा हूं और भारतीय नस्ल की बढ़ा रहा हूं। अब 50-50 हो गई मेरे पास। तो आप खेडूत भाइयों से मेरा निवेदन है, अब गुजरात के गामड़ा में हमारे ट्रेनर आएंगे, आपके हर गांव में आएंगे। प्राकृतिक खेती कैसे करनी, इसमें कुछ नहीं लगता। 100-200 लीटर का ड्राम चाहिए, उसको पानी से भरना है। 24 घंटे में जो छान गाय करती वो डालना, गोमूत्र जो 24 घंटे में वो उसमें डालना 8-10 किलो, और 1.5 से 2 किलो गुड़ डालना, और 1.5 से 2 किलो बेसन दाल, कोई भी देसी दाल बेसन हो वो डालना। 1 मुट्ठी पेड़ के नीचे की मिट्टी, खेत की क्यों नहीं, क्योंकि खेत में तुमने छोड़ा ही कुछ नहीं। सारी धरती बंजर हो चुकी है, होगी नहीं, हो चुकी है। अभी शंकर भाई को मैं बधाई देता हूं, आप खेडूत के कल्याण के लिए कितना परिश्रम करते हैं। इन्होंने लेबोरेटरी बनाई और उस लैब में सब मिट्टी की चेकिंग होगी, आपका ऑर्गेनिक कार्बन कितना। भाई और बहनों, इस समय सारे देश की धरती मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.234 पे आ गया। जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे है,
वो बंजर होगी नहीं, हो चुकी है। इसी का कारण है कि आजकल आपको यूरिया डीएपी बढ़ाना पड़ रहा है, हर साल बढ़ता। जब हरित क्रांति शुरू की ना डॉक्टर स्वामीनाथन ने 60 के दशक में, तो उन्होंने लिखा था ओनली 13 किलो नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में डालना। 13 किलो यूरिया 1 हेक्टेयर में मैंने 2.5 एकड़ में 13 किलो उस समय डालते थे और पैदावार बहुत बढ़ती थी। अब आप कितना डालते हो बताओ, कोई बता सकता है? बोलो। 60 किलो। हरियाणा में, मैं हरियाणा का रहने वाला हूं, हमारे यहाँ आलू लगाते हैं, आलू उसमें 13 बैग डालते, 13 थैले एक ही बार में, धरती को सफेद बना देते। इतना बुरे, जब जंगल में सब कुछ है तो हमारे खेत में क्यों नहीं होगा? जो नियम जंगल में काम करे वही खेत में काम करे, इसका नाम प्राकृतिक खेती है। यह है प्राकृतिक खेती, ये जैविक खेती नहीं है। हमने धरती को नहीं छेड़ना, केवल गौ माता का गोबर गौमूत्र से जीवामृत घन जीवामृत देना, बस आपकी ड्यूटी खत्म। जो माननीय शंकर भाई चौधरी जी ने आपके बीच में अपने खेत का उदाहरण दिया, आपने केवल जीवामृत डाला, उसमें 5 आयाम यदि हम पूरे कर दें तो धरती सोना बनती। 5 आयाम है, बीज बढ़िया हो, उसको संस्कारित करना बीजामृत, फिर घन जीवामृत उसमें 1 टन लगभग पहले डालो, क्योंकि धरती बंजर होगी जीवाणु बनाने, और उसके बाद जीवामृत दो, फिर आच्छादन ढक के रखो, उसमें और वापसा बनेगी, और एक समय बहुत फसलें लगा दो, आपकी पैदावार 1.5 से 2 गुना बढ़ जाएगी। जो आप करते हैं, खर्चा 0 हो जाएगा, पानी आधा लगेगा और धरती सोना बनेगी। कौन बनाता धरती को सोना? और देखो, अब अगला वीडियो दिखाऊंगा आपको, कैसे बाढ़ आ ही नहीं सकती धरती पे, अकाल पड़ेगा नहीं। अब दूसरा वीडियो दिखाऊंगा, ये और ध्यान से देखना खेडूत भाई, इसको देखो। धरती उतना ही उपजाऊ सोना बन जाएगी। यड़सिया ना, जिस खेत में होगा वहां बाढ़ आ ही नहीं सकती, पूरे खेत का पानी धरती पी लेगी। देश में जो बाढ़ आ रही है ये बंद हो जाएगी, और अकाल भी नहीं पड़ेगा, अकाल में भी पेड़ नहीं सूखता। मई जून में जब धरती तपती है तो ये 10-10 फीट के छिद्र बनाता लसिया, नीचे वाष्प बनता है, भाप बनती, और भाप इन छिद्रों से ऊपर आकर पौधे की सिंचाई करती। और ये अड़सिया अपनी जिंदगी में 30 से 40 से 50 हजार बच्चे पैदा करता, इतना परिवार बढ़ाता। और ये अड़सिया मरता ना, जब मरता तो धरती के 16-17 पोषक तत्वों की पूर्ति करता। इसका शरीर प्रोटीन का पूरा ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है इसका शरीर। और जो सूक्ष्म जीवाणु गाय के छान में है वो असंख्य, उनकी गिनती नहीं कर सकते आप। अड़सिया की तो मैंने गिनती कराई, मेरे 1 एकड़ में 15 लाख तक अड़सिया काम करता, 1 एकड़ में रात दिन काम करता, बिना पैसे का मजदूर। और मरता है तो धरती को उपजाऊ बनाता। पानी, धरती का वाटर लेवल अपने आप बढ़ जाएगा, और धरती में जितने पोषक तत्व सबकी पूर्ति करेगा। और ये दोनों जीवाणु और ये इसी काम पर लगते हैं। आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो आपकी पैदावार नहीं घटेगी, आने वाली पीढ़ियों को उपजाऊ जमीन देके जाओगे, आने वाली पीढ़ियां आपको नमन करेंगी, इससे पर्यावरण भी बचेगा। अंत में खत्म करता हूं बात को, सुनो ध्यान से। ये यूरिया डीएपी वो नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना खतरनाक है
ग्लोबल वार्मिंग के लिए। जैविक खेती में जो मैंने बताई वो 22 गुना खतरनाक थी मीथेन, लेकिन रासायनिक में तो 312 गुना खतरनाक है। आपके द्वारा कितना बड़ा पाप हो रहा है। आज ये सारा वातावरण जो बिगड़ गया, इन दिनों कभी वर्षा होती थी बोलो? आज में सवेरे जब चला अहमदाबाद में वहां भारी बारिश हो रही थी, कल सूरत में भयंकर वर्षा हुई है, चारों तरफ बारिश इन दिनों। ये क्यों है? कहीं समुद्र में तूफान आ रहे हैं, यूरोप के देशों में जो ठंडे थे वहां लूएं चल रही है, कहीं जंगल चल रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि से अनावृष्टि। ये क्यों है? हमने वातावरण का संतुलन बिगाड़ दिया। लाखों टन यूरिया खेतों में डलता पूरे देश और दुनिया में डेली, अब वो जहरी हवा में मिलके और वातावरण सब बिगाड़ दिया। 24% ग्लोबल वार्मिंग केवल इस रासायनिक खेती के कारण है देश दुनिया में। इतना बड़ा पाप। और आप सबसे मैं पूछता हूं, 40-50 साल पहले कैंसर को कोई जानता था? हार्ट अटैक को जानता था? डायबिटीज को कौन जानता था? ये सब बीमारियां 20-20 साल के बच्चे हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं। दुनिया भर की बीमारियां, ये सारी खेती में रसायन और ये जो पेस्टिसाइड जहर डल रहे, इनका परिणाम। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैंने शंकर भाई चौधरी जी से निवेदन किया, इन्होंने तत्काल स्वीकार किया। यदि आप तैयार हो तो ध्यान से सुनो, मैं इस थराद तालुका को, इस पूरे विस्तार को पूरा प्राकृतिक खेती में बदलना चाहता हूं। आपके घर घर में गौ माता है, मेरे को केवल घर में गाय चाहिए, बाकी काम मेरा। और ऐसे सम्मेलन अब हम हर महीने इस इलाके में करेंगे। और इस थराद को आप देख लेना, अगले 10 साल में जो 500 फीट पानी है वो 200 फीट पे आ जाएगा उनका, और मीठा बन जाएगा, और धरती उपजाऊ बनेगी, पशुधन का विस्तार होगा, और आप दुनिया को जीवन देंगे। आप जीवन ले रहे हैं। कितना बड़ा अंतर है। हमारा काम जीवन देना है, लेना है। भगवान ने इतना कीमती जीवन दिया, और हम लोगों को कैंसर करके मारे, पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? इस पाप से बचना। तो इसी मिशन को लेकर गुजरात विद्यापीठ के 1800 बच्चे, इनके गुरुजन आज प्राकृतिक खेती के मिशन को लेकर के 18,000 गांव में एक सप्ताह तक यात्रा करेंगे और लोगों को प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देंगे। हम पूरे थराद के गांव गांव के अंदर प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देने वाले लोग भेजेंगे। आप इसके लिए तैयार हैं? धन्यवाद। अपने लिए ताली बजाओ। शंकर भाई चौधरी जो हमारे विधायक और प्रदेश के बहुत ही यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष हैं, खेडूत हैं और खेडूतों की चिंता हर समय करते हैं। उनका मार्गदर्शन आज तक किसान के लिए वरदान सिद्ध हुआ। दुग्ध क्रांति के रूप में अब खेती क्रांति भी इनके सौजन्य से इस विस्तार में हम चलाएंगे। पर्वत भाई पटेल, मावजी भाई पटेल, इन सब से मेरा आग्रह रहेगा, ये सब किसान धरती पुत्र हैं, किसानों के प्रति में अपार प्रेम और प्यार है। इन सब नेतागणों को आप सब अग्रणी पंक्ति के जो हर वर्ग के मेरे भाई बंधु हैं, उन सब से निवेदन करूंगा कि इससे बड़ा ईश्वरीय कार्य कोई नहीं है। ये पुण्य काम है। धरती बचेगी, पर्यावरण बचेगा, गौ माता बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य बचेगा, पानी बचेगा, किसान बचेगा, देश का धन बचेगा। आप लोगों ने जो आज प्यार, सम्मान, अपनापन दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आगे मिलते रहेंगे और इस पवित्र मिशन को चलाएंगे। धन्यवाद।